उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। जिसके होने से हर उत्सव है, उसी की सफलता का आज हम उत्सव मना रहे हैं। यहाँ किसी ने खूब कहा है, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लूं बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोग पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूं। और वो नारी जिसके होने से आपका घर संसार है, वो जब अपना संसार भी देखती है, और वो जब खुद एक कदम बढ़ाकर सफलता की ओर बढ़ती है, तो उसका जश्न कुछ अलग होता है। और वही जश्न आज हम अपना आसमां में मना रहे हैं, क्योंकि हम मना रहे हैं उत्सव सफलता का। जी हाँ, इस उत्सव में और चार चांद लगा रही है आज हमारे बीच मौजूद स्टूडियो में नारी शक्ति। तो आइए वक्त जाया नहीं करते और जल्दी से जान लेते हैं उनका नाम, उनकी पहचान। शुरुआत आपसे। नमस्ते, मैं अर्चना गड़ोदिया गुप्ता, अपना आसमान में। अपना परिचय तो अब इस उम्र में तो बहुत सारे परिचय हो चुके हैं, पर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा एक एक्सपोर्ट का बिजनेस है, डिजिटल फर्स्ट। मैंने IIM अहमदाबाद से MBA किया है और उसके बाद ही अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया था। बिजनेस के साथ साथ 25 साल हो गए इस बिजनेस को करते हुए, तो जाहिर है कई पड़ाव आए हैं इस बिजनेस में। अब हम लोग डिजिटल फर्स्ट एक्सपोर्टर्स हैं, ई-कॉमर्स से 100-150 कंट्रीज में डायरेक्टली बेच रहे हैं। उसके अलावा मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट और विमेन्स एसोसिएशंस में बहुत एक्टिव रही हूँ। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे पुरानी बिजनेस विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रेसिडेंट रही थी, और फिक्की के लिए उनके MSME की इंचार्ज रही थी नेशनली। उसके अलावा मैं क्विज करती हूँ, तो एक BBC मास्टरमाइंड मैंने विन किया था, और कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट के तौर पे आती हूँ। तो बहुत कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे आपकी तारीफ में बात करते करते। बहुत स्वागत है अर्चना मैम आपका। धन्यवाद। अपना आसमान में मैं प्रियांजलि दत्ता, मैं एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा काम है कि मैं महिला के स्वास्थ्य, हेल्थ और वेलनेस के लिए ऐप बनाती हूँ। मेरी लाइफ का मिशन हमेशा से ये रहा है कि जब मैं मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही थी, कैसे मैं अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरी दुनिया में पहुंचा सकूं। और उस दौरान मुझे ये आइडिया आया कि चलो एक ऐसा ऐप बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे विमेन, औरतें अपने हाथ में अपनी हेल्थ और वेलनेस और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर सके खुद। ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो विमेन हेल्थ के लिए डिज़ाइंड नहीं है। इस वजह से टेक्नोलॉजी ने बहुत कमाल किए हैं। तो हमने सोचा चलो इन इंडिया, इन US एंड इन अफ्रीका वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क। कम से कम 70,000 महिलाएं हैं जो हमारे ऐप्स के थ्रू अपने हेल्थ और वेलनेस को इम्प्रूव कर पाए हैं फॉर मैनी डिजीजेस। उसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी नॉलेज को, अपनी
जर्नी को आगे लोगों को बताऊं, इसलिए कुछ स्टार्टअप्स में एडवाइजिंग करती हूं मैं। जरूर स्टार्टअप्स पे आपसे बात होगी और आपकी जर्नी पर भी बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी मैम। अपना आसमा में मैं प्रियंका वाधवा, और मैं अपनी जर्नी में ये कहना चाहूँगी, मुझे 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और मैंने 18 साल में बहुत इंडस्ट्रीज़ में काम किया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट्स, फिर FMCG प्रोडक्ट्स भी मैंने शुरुआत से अलग अलग ऊंचाइयों पे पहुंचाए हैं। और इस पूरी जर्नी में मेरे को ये एहसास हुआ कि बहुत कंपनियां हैं और बहुत लड़कियां हैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए मैं एक सोशल इम्पैक्ट डालना चाहती थी सोसाइटी में, और उस सोशल इम्पैक्ट के लिए मैंने बहुत एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, लेडीज़ को सपोर्ट करती हूँ और उनकी कहानियों को जगह जगह तक पहुँचाती हूँ, जो कि एक नॉर्मल साधारण तरीके से किसी के लिए पहुँचाना मुश्किल होता है। PR मीडिया उनका संभालती हूँ और उसमें उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे वो फंड्स रेज कर सकते हैं और कैसे उनकी आवाज़ इन्वेस्टर्स तक पहुंचाई जा सकती है। तो मैं उनकी आवाज़ को मैनेज करती हूँ। इसके अलावा मैंने काफ़ी लड़कियों का जो घर से काम करती हैं और जिनके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बट वो प्रोडक्ट्स आगे नहीं पहुंच पाते, तो गवर्नमेंट में क्या क्या स्कीमें चल रही हैं जिसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को एंड यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बरकरार रख सकते हैं। बहुत ये तो बात थी उन महिलाओं की जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और एंटरप्रेन्योर बन गई। उन्होंने स्टार्टअप किया, अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में वो महिलाएं भी हैं, वो नारी शक्ति भी है जो 24/7 काम करती है, लेकिन शायद उनका नाम कोई नहीं जानता। जी हाँ, वो माँ है, वो पत्नी है, वो बहन है, वो बेटी है, उसका हर किरदार है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो गृह लक्ष्मी, वो हाउसवाइफ्स जो अपना घर बखूबी संभालती हैं। हमारे साथ हैं वो वर्किंग वुमेन जो घर भी देखती है, बाहर का काम भी देखती हैं, और हमारे साथ हैं कॉलेज से आई हुई वो छात्राएं जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है मैं आपको नहीं भूल सकती। टीवी के उस पार बैठी आप भी अपना शो देख रही हैं, आप भी अपना आसमां बना रही हैं, आपका भी एक किरदार है, और टीवी के उस पार बैठी आप हमारे साथ जुड़ी हैं। आपके जितने भी अंदर की बातचीत है वो हमसे साझा कर रही हैं। आपका भी स्वागत है। तो विचारों का आदान प्रदान शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत होगी अर्चना मैम से, क्योंकि मैम कहते हैं कि जब जिंदगी में पहला कदम बढ़ाते हैं तो वो जो पहला कदम होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और लड़कियों के मामले में अक्सर कहा जाता है, अरे रहने दो, रुक जाओ, वो 4 लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, और आप फिर रुक जाते हो। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि मैं क्या करूं, क्या मैं जो सोच रही हूं वो गलत हूं। आपने भी कभी सोचा होगा कि आप अपने जिंदगी में वो कदम उठाएंगी जो आपको इस दुनिया में सबसे अलग बनाएगा। उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो मैं एक काफ़ी ट्रेडिशनल मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से हूँ। मेरे परिवार में दूर तक कोई लेडी ऑफिस नहीं गई थी। ग्रेजुएशन की थी पर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने नहीं किया था। तो जो एक मेरे माँ बाप थोड़े अलग थे। मेरे फादर बहुत फोकस करते थे एजुकेशन पर और कल्चर पर, तो घर में 100 सैकड़ों किताबें रहती थी। हम हर क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर, ये सब पूरा एक्सपोजर था। और मेरी मदर, दो उन्होंने ग्रेजुएशन भी नहीं की थी, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। तो एक और लड़कियों के साथ खास क्या होता है कि एक रोल एक्सपेक्टेशन, एक सब उम्मीद करते हैं कि आप एक इस तरह की हो, एक रोल प्लेइंग की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप घर से, मतलब आप घर आएंगी स्कूल से तो घर के कुछ काम करेंगी, कुछ रिश्तेदारों में, मतलब आपका जो टाइम है उसकी पहले से प्लानिंग हो जाती है कि आप ऐसे दिखेंगी, आप ये काम करेंगी, ये सब सीखेंगे। ये मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, पर एक एक्सपेक्टेशन होती है और लड़कों के डिफरेंट रोल एक्सपेक्टेशन होती है। तो एक तो मेरी ये सोच है, हम लोग 5 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है।
तो हो सकता है उसके कारण हमने ये सीखा ही नहीं कि लड़कों को ऐसे ट्रीट किया जाता है और लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। जब मैं ये मेरे फादर के सामने कहती हूँ तो बहुत नाराज हो जाते हैं कि तुम सोचते कि लड़का होता तो मैं तुम लोग को डिफरेंटली ट्रीट करता। पर एक ये वस्तु स्थिति है कि लड़कियों, हमने कभी ये सीखा नहीं कि लड़कियां ऐसे करती हैं और लड़के ऐसे करते हैं। हम ही थे और हमारी मदर बिल्कुल भी हमें जो करना था हमें करने देती। ये नहीं था कि लड़कियां ऐसे करती हैं और लड़कियां ऐसे नहीं करती। उससे क्या हुआ, एक तरह की इनोसेंस, एक तरह की कॉन्फिडेंस, आप उसको जो कहें, हमें ये जो क्वेश्चन उठा मेन चॉइस का, वो था कि मुझे जब IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिला तो आप दूसरे शहर हॉस्टल में जाने वाली थी, जो कभी हमारे परिवार में दूर तक हुआ नहीं था। अच्छा, आप वो पहली बहन थी? हाँ, जो ओल्डेस्ट। अच्छा, तो उसके बाद, वैसे अब पहले ही बता दूं, मेरी सेकंड सिस्टर बजाज से है MBA, थर्ड IIM अहमदाबाद से है। आप शुरुआत कर चुकी थी तो फिर वो तो आप सेट कर चुकी थी स्टैंडर्ड, एक तरह से पगडंडी बनी, फिर वो चौड़ी होती गई। तो वो पहली वाली बजाज से हैं, दूसरी IIM अहमदाबाद से हैं, तीसरी IIM बैंगलोर से हैं, पांचवी कॉर्नेल US गई थी। तो क्या एक मतलब पगडंडी से पूरा हाईवे तैयार हुआ। और ये बात मेरी कहानी भी नहीं है, अब रिश्तेदार, भारत बदल रहा है, ये हम भारत की कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, देश बदल रहा है, ये हमारे देश की बेटी बोल रही है, कहानी है जी। तो जब गए थे तो जो बड़े बूढ़े थे, कईयों ने कहा कि तुम सोच लो, ऐसे तो फिर क्या हो, एक लड़कियों का ये भी होता है ना कि भाई डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर शादी कैसे होगी। मैं ये ओपनली कह रही हूँ, पर उस टाइम ये इशू रहता है। लगभग ये किस साल की बात थी? ये बात है 86 की। जी, 86 की बात है। मेरे एक जैसे रिश्तेदारी में एक कजिन है जो खुद अच्छे पढ़े लिखे थे, उन्होंने आके कहा कि अर्चना सोच लो, तुम अपनी दुनिया के बाहर कदम रख रही हो। क्योंकि कोई MBA लड़की होती नहीं थी हमारे समाज में, जो मेरा इमीडिएट समाज था। मुझे क्या खबर थी, मुझे तो जो करना था मैं करती थी। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, तो कभी ये बात नहीं थी कि मैं दुनिया से सबके खिलाफ लड़ रही हूं। वो आंच हम तक आने ही नहीं दी। हमारे माँ बाप ने जो सर्कल बनाया, वो आंच हम तक आने ही नहीं दी। तो हम खुद अपने डिसीजन लेके वहां गए। उसके बाद आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उसमें भी एक आध टिप्पणी हुई होगी, पर क्योंकि फैमिली बिजनेस था तो किसी ने कुछ खास कहा नहीं। और उसके बाद मैं ये कहूंगी कि आधे वक्त तो हमारा बेखुदी में ही चॉइस था कि समाज से लड़के या 10 लोगों से कहा सुनी करके, वो बात नहीं थी। एक सिंपल था कि मुझे ये करना है, और बाकी तो बहरे थे हम, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती थी। फोकस था एक जिंदगी में, फोकस था, या हो सकता है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो ये मुमकिन नहीं था। मैं एक चीज कहूंगी, मैंने एक किताब लिखी है विमेन हु रूल्ड इंडिया, उसमें 20 विमेन रूलर्स की जीवनी लिखी है। उसके बाद मैंने एक मैनेजमेंट एनालिसिस किया उसका, कि क्या खास बात थी, ये कैसे बनी रूलर्स इनमें। तो 2 चीजें मुझे मिली, एक एजुकेशन, और उनको सब लड़कों वाली एजुकेशन मिली थी बाय चांस, रजिया सुल्तान है, झांसी की रानी है, जो भी। और दूसरे, उनके घर में उनका कोई चैंपियन था, भले ही उनके पिता हो, हस्बैंड हो, फादर इन लॉ हो, कोई चैंपियन था जिसने ये मुमकिन किया। और ये मुझे लगता है हमारे लिए भी लेसन है। क्या बात है, मतलब घर में अगर एक चैंपियन मिल जाए तो मुमकिन को, नामुमकिन को आप मुमकिन बना देंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और आज आपने अपना जीवन तो परिवर्तित किया ही, आप कितने महिलाओं का जीवन परिवर्तित कर रही हैं, उन्हें सिर्फ प्रेरणा देकर कि हाँ तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं चैंपियन यहाँ बैठी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब मैम आपके पास आती हूँ। यंग एज स्टार्टअप, एक अलग सोच, और वो भी ऐसे दौर में जब हम स्टार्टअप्स की दुनिया में तो हैं, लेकिन जब एक फीमेल स्टार्टअप शुरू करती है ना, तो एक सवाल होता है, तुम कर पाओगी? बिल्कुल। क्या ये कभी सवाल उठा? और आपने तो कर दिखाया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
पहले तो मैं अर्चना जी की बातों से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे उनको थैंक यू बोलना है। शायद मैं ऑडियंस की तरफ से बोल रही हूँ, बट थैंक यू सो मच मैम कि 86 के टाइम पे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, एंड आपकी फैमिली को हैट्स ऑफ। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे लिए भी मेरे चैंपियन मेरे पापा है, और मेरे पापा ने भी मुझे बचपन से कभी किसी बाउंड्री में नहीं डाला। बिल्कुल वो फॉर्मूला जो आप कह रहे हो कभी नहीं डाला। कभी ये नहीं बोला कि लड़की है तो क्या करना चाहिए, या फिर कैसा एजुकेशन पाओगे तो क्या करना चाहिए। ये किसी जगह पे उन्होंने मुझे कंस्ट्रेन नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंस्पायर किया, पर साथ ही साथ जो इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का ब्लेंड है, जो इंसान की हिस्ट्री है, उसको बहुत अच्छे से समझाया, ताकि मुझे अपने एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस थोड़े टाइम पे आती रहे कि मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या सिर्फ एक जॉब करना है। जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ इसलिए है कि मैं आऊं और इस दुनिया में बिना कुछ करे चले जाऊं। ऐसा कुछ ना करूं कि मेरे जाने के बाद कुछ तो लेगेसी रहे कि हाँ उसने ऐसा किया इसलिए आज इतने लोग खुश है। तो ये सोच हमेशा उन्होंने मुझे डाली और बोला कि जरूरी नहीं है कि तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, जब मैंने अपनी डेंटिस्ट्री की और मेडिकल साइंस किया, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें क्लिनिक में बैठ के ही वो इम्पैक्ट करना है, जरूरी नहीं है। उन्होंने मुझे डांस, क्लासिकल, वेस्टर्न, मैंने मॉडलिंग भी की है, उन्होंने मुझे सब ट्राई करवाया और हमेशा मेरे चैंपियन रहे। और जब समाज ने कई बार कि करना क्या चाहती है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करेगी तो उसका लाइफ सेटल हो जाएगा, जो हम एक भाषा का उपयोग करते हैं ना कि आप सेटल कब होंगी, आप ये अच्छा आप 28 साल की हो गई, शादी सेटल होने का कब सोचा है आपने। मतलब उन्हें ये लगता है कि ये सेटल नहीं है, शादी के बाद ही सेटल होगी। हाँ, और ये तो बहुत बार सुनने को मिला है कि अगर अगर आप शादी कर लोगे तो और स्ट्रांग होगा आपका फाउंडेशन, आप और अच्छे से काम कर पाओगे। शायद ये सही है, शायद एक पार्टनर आपको मिले जो आपको आपके चैंपियन की तरह आपके साथ चैंपियन की तरह रह सके। शायद ये बात सही है कि आप डबल हो जाएंगे पावर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हो तो आपकी पावर आधी है, ये नहीं है। आपकी सोच अगर खुली होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। वैसे मेरी स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिससे मैं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वुमेन तक जेंडर इक्विटी पहुंचा सकूं। उसके लिए मैंने अपने एजुकेशन का इस्तेमाल किया और मैंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज डिप्रेशन में 1 बिलियन लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हम सिर्फ कुछ लोगों के कुछ ह्यूमन टैलेंट के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कई लोगों के लिए कर सकते हैं, पर सबके लिए नहीं कर सकते। और एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर जब आप कुछ आइडिया सोचते हो, कई मुश्किलें आती है, क्योंकि सबसे पहले तो आपके एज पे भी सवाल उठता है कि क्या ये कर पाएगी, क्या इसके अंदर वो मैच्योरिटी या एक्सपीरियंस है कि क्या वो इतना बड़ा आइडिया आगे लेके जा पाएगी। ये पहला क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे लोग कॉलेज से है तो उनको भी ये फील होता होगा कि मैं छोटी हूं तो क्या हुआ यार, सोच तो सकती हूँ ना है ना। तो वहां से शुरुआत हुई और फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ आया कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो आज सबके हाथों में है ना। आप अपने नेबर से बात नहीं करते, हो सकता है कभी कभी अपने माँ बाप से भी बात नहीं करते, पर टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो आपका आईना है। आप अपनी रियल पर्सनैलिटी और मल्टीपल पर्सनैलिटी टेक्नोलॉजी के सामने एक्सप्लोर करते हो। तो अगर टेक्नोलॉजी आपको इतना पावर दे रही है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो क्या वो आपके लिए वेलबींग भी नहीं बन सकती? ऑफ कोर्स बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है ना। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई।
पर मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इस जर्नी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी बताना चाहूंगी कि मुझे कई चैंपियन मिले मेरे प्रोफेशनल लाइफ में और मेरी सोशल लाइफ में, मेरे घर के अलावा भी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैम फंड रेजिंग के बारे में बोल रही थी, तो मैंने यूएस और इंडिया में कई इंस्टीट्यूशनल फंडर्स से, जो बहुत अच्छे इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन या इम्पैक्ट फंड चलाते हैं, मैंने उनसे फंड रेजिंग की है। और उन्होंने मुझे तब क्वेश्चन नहीं किया कि इसकी एज क्या है या ये महिला है या क्या ये कर पाएगी, नहीं, उन्होंने मेरे टैलेंट पे और मेरे विजन पे विश्वास किया। क्या बात। तो आई थिंक दुनिया बदल रही है और जैसा हम कह रहे थे कि भारत एक नए मोड़ पे चल चुका है और आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा हमारी जरूरत है, तो हम हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नया भारत है, यहाँ बेटियां निरंतर आगे बढ़ रही हैं और साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। मैम, आपके संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू होती है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी एक परिवार से हूँ, जैसे मैम ने बोला, एंड कि जहाँ पे सब बेटियां थी, तो हम भी 3 बहनें हैं और मेरे एक्सटेंडेड परिवार में भी बहुत बेटी हैं, बुआ हैं, मासी हैं, सब लोग। हम लोग बिगनिंग से ही बड़ी एंटरप्राइजिंग फैमिली थे, सब अपने पैरों पे खड़े होंगे, सब अपना कमाएंगे और सब एक मिसाल बनेंगे, दूसरों के लिए मोटिवेशन बनेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है पार्टीशन के टाइम। मेरे दादा दादी आए और आप सभी को पता है कि पार्टीशन के टाइम पे कुछ बटोर के भी नहीं ला सके अपने साथ। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, शुरुआत से अपने आप को बनाना पड़ा, तो बहुत संघर्ष किया सबने। पर जो मेरे पिताजी, दादाजी, मेरी दादी तो इतनी ओपन माइंडेड थी जितनी मेरी मम्मी भी नहीं है, इतना फर्क था। दादी हमेशा कहती थी कुछ बनो, कुछ करो, समय मत बर्बाद करो, कुछ करो। तो मैं ये कहूंगी कि मेरी जर्नी में मैं अपने आप को ज्यादा क्रेडिट देती हूँ ओपनली, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जो सोचते हो आप वो ही बनते हो। आज हम लोग बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। मेरा मानना है विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही ओवररेटेड वर्ड है, एंड ये मेरा मानना है, ये सबका नहीं है मानना। मुझे लगता है कि आपको कोई बाहर से एम्पावर नहीं कर सकता, आप खुद को एम्पावर करोगे। बिल्कुल। वेरी नाइस। देयर इज अ ग्लास सीलिंग इनसाइड यू व्हिच इज अ ग्लास सीलिंग, इट इज नॉट एन आयरन सीलिंग। प्लीज ब्रेक थ्रू इट एंड यू विल सी दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है ये दुनिया और आपको इतने सपोर्टर्स मिलेंगे, और हम में से कोई भी बेचारा नहीं है, कोई बेचारा नहीं है ना। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी आपको सपोर्ट करे, जरूरी नहीं है आपके पति आपको सपोर्ट करे। आप पहले खुद को सपोर्ट करो, खुद को सपोर्ट करो। गवर्नमेंट कितना अच्छा कर रही है। कुछ दिन पहले ही प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया हर स्टार्ट अहमदाबाद गुजरात में। जी। क्यों किया? क्योंकि उनको पता है हमारी बेटियों में बहुत क्षमता है, हमारी बेटियां बहुत आगे बढ़ेंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो ना, आओ मेरे पास। मैं गवर्नमेंट हूं, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हूं, मैं अहमदाबाद हूं, क्या फर्क पड़ता है, आओ इधर, हम आपको स्किल भी देंगे। बहुत बार लड़कियां कहती हैं मेरे पास स्किल नहीं है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ते थोड़ी रहोगे, पढ़ाई को इस्तेमाल भी तो करो। काम के साथ साथ और स्किल्स अपना हम यूटिलाइज करें, ये मैंने हमेशा देखा है। I am a learner, I was a learner, am a learner, will always remain a learner, and I learn from the younger generation. Younger generation से ही सीखती हूँ, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों से सीखती हूँ। गवर्नमेंट ने इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया जिससे कि वो महिलाओं को सपोर्ट कर सकें। आप सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट के पास जाओ। विमेन लेड स्कीम्स हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, आपको सिर्फ अपना आइडिया लिख कर देना है। इतना थोड़ा काम तो हमें करना पड़ता है। लेकिन आपका आइडिया कहाँ से आया कि आपको ऐसे करना है? मेरे को इसलिए आइडिया आया क्योंकि मेरे पापा ने सब मुश्किलों में सबसे पहले मुझे आगे करा। वो कहते हैं मुश्किलों का सामना करोगी तब तुम कुछ बनोगी। तो मेरे घर से कभी भी कोई दिक्कतें होती थी तो सबसे पहले मुझे ही आगे किया जाता था कि इसको सॉल्व करो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, सोसाइटियल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, हमारी ओपिनियन बहुत मैटर करती थी क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग कभी भी बेटियों की तरह नहीं हुई। हम अपने घर का बेटा ही थे। कहने के लिए वस्त्र हम जरूर पहनते हैं स्त्रियों वाले, पर हमारी सोच हमेशा ये थी कि कुछ करके दिखाना है और सोशल इम्पैक्ट डालना है, कुछ भी करेंगे। इसी में मैं बोलना चाहूंगी, मैंने बहुत सेक्टर्स में काम किया, मैंने बहुत डिसेबल लोगों को हायर किया, मैंने बहुत लड़कियों को हायर किया,
बहुत जब गिव अप करती थी उनको मोटिवेट किया, उनको दिशा दिखाई, अगर वो गलत करियर में थी उनको सही करियर की तरफ लेकर गई। ये सब सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बहुत लोगों को मेरी जरूरत है। तब मैंने कॉम्स क्रेडिबल ज्वाइन करा। मेरे जो फाउंडर हैं मिस्टर अमन ढाल, उनका मैं को फाउंडर हूं कंपनी में, उनकी सोच बहुत अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉम्स क्रेडिबल एक ऐसी कंपनी है जो आपके सीवी से आपको हायर नहीं करती। कॉम्स क्रेडिबल आपसे कहती है डू यू हैव द विल, वी विल गिव यू द स्किल। अगर आपके पास विलिंगनेस है तो आप आइए, हम आपको स्किलफुल बना देंगे। क्या बात है। ये पहली चीज। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ 95% लेडीज काम करती हैं, 95%, पर हमारे फाउंडर मेल हैं और को फाउंडर फीमेल है। हमारे यहाँ किस तरह की लेडीज काम करती हैं? हमारे यहाँ जो कॉम्स क्रेडिबल में ज्वाइन करने के बाद प्रेग्नेंट हुई, उनके बेबी हमारी जर्नी के पार्ट हैं। किसी का बच्चा 4 महीने का है तो किसी का 2 महीने का है, तो किसी का बच्चा अभी आया ही नहीं है इस दुनिया में। हर तरह की लेडीज हैं और सारी लेडीज ने मिल के, थैंक यू टू कोविड, हमने बहुत हायरिंग करी। हाइब्रिड मॉडल में भी वर्किंग है, हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम में भी वर्किंग है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? हम पहले ये पूछते हैं आप हमें ये बताइए आप कितने घंटे दे सकते हो हायरिंग में। आप जितने घंटे दे सकते हो उसमें आप कितने लोगों की स्टोरीज की आवाज दुनिया तक पहुंचा सकते हो। ये अपने में ही इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि आप कितनों की स्टोरीज दुनिया तक पहुंचा सकते हो, कितनी स्टोरी पहुंचा सकते हो महीने में। उसी से ही लड़कियां इतनी मोटिवेट हो जाती हैं दैट दे जॉइन अस। वन कंपनी वेयर आई वुड से CV डजंट मैटर। बहुत बार हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हम जब JD बनाते हैं तो हम JD में बोलते हैं हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और अगर सब कुछ मिल जाता है तो उम्र ज्यादा है तो वैसे ही CV आउट हो जाता है। हम आपसे ये कहते हैं आप बताओ आपको क्या चाहिए, और फिर हम JD उनके अनुसार बनाते हैं। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, हम आपको बनाएंगे। अपना वर्टिकल लीड करना चाहते हो, हम बनाएंगे। पर इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे है, जैसे मैम ने बोला, वो स्टार्टअप का पार्ट है। देखिए फैमिली बिजनेसेस ने भी बहुत अच्छा किया है, उनने भी बड़ी लेगेसी बनाई है। मैम स्टार्टअप का पार्ट है, एक ऐसे सिस्टम का पार्ट है जहां पे ऑलरेडी बहुत कंपनियां हैं। तो हम क्या करते हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप का पार्ट, हम इनको सपोर्ट करते हैं, हम इनकी कहानी बनाते हैं और हम पत्रकारों को बोलते हैं कि इस कहानी में दम है, और पत्रकार उस कहानी को छापते हैं। कभी किसी का मकसद होता है कि मुझे फंड रेज मिल जाए, मुझे अपने बिजनेस में चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस का नाम आगे आना चाहिए, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे काम से सोशल इम्पैक्ट है, औरतों को सपोर्ट कर रही हूँ। तो हम ये काम करते हैं। कॉम्स क्रेडिबल क्यों मेरे को लगा मेरे लिए परफेक्ट प्लेस है? मुझे बहुत ज्यादा शौक है अलग अलग बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना और ये सोचना कि अब नेक्स्ट इंडस्ट्री क्या हो सकती है, नेक्स्ट बिजनेस क्या हो सकता है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, थोड़ा डेटा की तरफ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हुई पढ़ के कि हिंदुस्तान में सारे एंटरप्रेन्योर्स में 13% औरतें एंटरप्रेन्योर हैं। एक्सीलेंट नंबर एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ अस। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी हम सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं है, हम इनोवेशन इंडेक्स में जहां हम 81 की पोजीशन पे थे, हम 40 पे आ गए हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी हम यूनिकॉर्न कहते हैं, 105 यूनिकॉर्न है और जिसमें से 60% यूनिकॉर्न आफ्टर कोविड बनी है। क्या बात। ये हमें बताती है कि कितना ज्यादा एस्पिरेशनल इकोनॉमी है हमारी। हम बहुत एस्पिरेशनल लोग हैं, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सिर्फ औरतों की वजह से है या सिर्फ आदमियों की वजह से है। मैं ये बोलूंगी ये हमारी सोच और हम क्या बनना चाहते हैं उसकी वजह से। ये हमारी सोच की वजह से है, ये हमारी अप्रोच की वजह से है। तो कब तक बैठकर करते रहोगे सिर्फ सशक्तिकरण की बात? कब तक? अब वक्त आ गया है, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए और कीजिए एक नई शुरुआत। और कीजिए सबसे पहले खुद से मुलाकात, क्योंकि जब खुद को जानोगे, खुद को समझोगे, खुद को आगे बढ़ाओगे तो निरंतर आगे बढ़ते जाओगे और सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है स्व सशक्तिकरण। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे
कि त्योहारी मौसम में इतना कुछ मैनेज कैसे होता है। लेंगे आपके सवाल भी और इनसे मांगेंगे उनके जवाब भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। माँ, बहन, पत्नी, बिजनेस वुमेन, हर किरदार बखूबी से निभाती हो। हे नारी, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। वो स्त्री है जो कुछ भी कर सकती है। स्त्री फिल्म का ये डायलॉग अक्सर सच बनकर हमारे सामने नजर आता है। घर से लेकर बाहर स्त्रियां हर किरदार में सफल नजर आती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपना आसमान में, जहां हम बात कर रहे हैं सफलता की और जश्न मना रहे हैं सफलता का, और ये है सफलता का उत्सव। तो मैम, सफलता का उत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो अब जब मुकाम हासिल कर लिया तो इस मुकाम पर पहुंचने के बाद अब वो रिएक्शन कैसे आते हैं जो पहले रिएक्शन आते थे, अरे मत जाओ क्या करोगी, वो अब रिएक्शंस कैसे आते हैं लोगों के? अर्चना जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, जबकि मेरे कोलीग्स रिटायर हो रहे हैं, बैचमेट्स रिटायर हो रहे हैं, मुझे तो मेरा कोई रिटायरमेंट नहीं दिख रहा। मैंने कोई मुकाम हासिल नहीं किया है, अभी मंजिलें और भी हैं। तो जब तक शक्ति होती है कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और अगर आपको लग रहा है, मैं ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कि फाइनेंशियली आप एक जगह पहुंच गई हैं जबकि आपको और जरूरत नहीं है, पर जैसे और औरतें ज्यादा करती हैं, ये मैं मानती हूँ, दूसरों की मदद, उसमें हमारे जो प्रियांजलि जी हैं, तो अब आगे बढ़ के दूसरों की जो एक मदद की इच्छा होती है, और ये उतनी प्रबल इच्छा होती है। लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं, पर अगर आप देखेंगे तो दूसरों को मदद करना एक ह्यूमन इंट्रिंसिक अंदर से हमारे में इच्छा होती है, और आप में से हर कोई ये करना चाहता है। तो इस मुकाम पे आके एक तो ये रहता है कि दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हमारी सोच है वो संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। हम पहचान की बात कर रहे हैं, हम कई बार जैसे वो घोड़े के ब्लिंकर्स लगा देते हैं ना, तो जो करना है वही दिखता है, और एक दूसरा हमें जिम्मेदारी का आभास बहुत होता है। तो लोग कहते हैं आपकी ये जिम्मेदारी है, तो आप वो अपनी 3-4 जिम्मेदारियां पकड़ के अपना सारा जीवन आप उसमें खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी जरूरी है, जरूरी है, नहीं तो दुनिया चलेगी कैसे अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा नहीं। पर आपको अपने लिए वक्त निकालना, जी, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिससे खुशी मिलती है, उसके लिए वक्त निकालना आपका हक है। बिल्कुल, आपका हक है। वो इसलिए नहीं कि आप खुश रहेंगे तो दूसरे खुश रहेंगे, वो इसलिए जिससे कि आप खुश रहें। दैट इज, वो सफिशिएंट रीजन है। कुछ भी आप चूज करें, और दुनिया में हर चीज का बैलेंस होता है। बिल्कुल। तो ये बैलेंस हमें कभी नहीं खोना चाहिए। मैं एक सिंपल सा, ये जो मैं रोल प्लेइंग की बात कर रही थी, जो मेरा मन है तो मैं दिन भर किताब पढ़ती थी, टीवी देखती थी, ये सब। मुझे ये कभी नहीं कहा गया कि लड़की हो तुमको काम करना चाहिए। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं कि भाई सारे वक्त काम करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। आपको पेंटिंग से खुशी होती है, काम करिए, काम करना जरूरी है, पर उसके अलावा आपको जिस चीज से खुशी होती है उसमें उसको परस्यू करना, वक्त जाया करना मत सोचिए। आपके जीवन का उद्देश्य, आप एक तीर नहीं है कि आपको जाके उस लक्ष्य भेदना है। आपके जीवन का उद्देश्य है कि आप खुद एंजॉय करें, आपकी फैमिली एंजॉय करे, और आप सोसाइटी में आपका कुछ आप कंट्रीब्यूशन कर सके। उसमें अपने आप को जीरो मत करिए, हो सकता है तो लास्ट भी मत करिए। क्या बात है। मतलब मुकाम कई पा लिए, लेकिन पहचान अभी भी बाकी है,
बढ़ती जा रही हूं मंजिलों को पाने, अभी मेरा नया आसमान बाकी है। मैम, यही होती है इंस्पिरेशन। हम अपनी जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं जब हम उसे साझा करते हैं, खास तौर पर जितनी भी बच्चियां हैं जो आपको सुन रही हैं इस वक्त आई हैं, उन्हें बहुत इंस्पिरेशन आपसे जरूर इसलिए भी मिली क्योंकि आप हमेशा एक नए आसमान की ओर बढ़ रही हैं। इतना कुछ आपने अपनी जिंदगी में किया है, लेकिन आज भी आपको लगता है कि आप एक लर्नर हैं। आप अपनी पहचान लगातार बनाती जा रही हैं और उस पहचान के साथ अपनी उड़ान को और ऊपर बढ़ाती जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी, ये बहुत स्टडीज में भी और बहुत किताबों में भी लिखा हुआ है कि औरतें हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। हमेशा वो घबराती हैं कि मैं ये कर ना पाऊं। एक घबराहट सी होती है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं या शायद मैं न कर पाऊं। तो उसके लिए मेरा उपाय सिर्फ एक है कि करके देख लो। क्या बात है। हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, डर के आगे जीत है। डर, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो फेलियर के डर से हम कुछ ना करें तो वो तो आप फेल पहले ही हो गए ना, शुरू करने के पहले ही फेल हो गए। बिल्कुल। और एक डेंग शाओपिंग चाइना के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा है कि रास्ता हमें मालूम नहीं। तो कई बार हम पहले होते हैं उस रास्ते पे जाने वाले, हमें मालूम नहीं कि कैसे पार किया जाए, क्या जोखिम आएगा। तो एक फ्रेज वो यूज करते थे, क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स विथ योर फीट। आप नदी पार कर रहे हैं अपने पांव से हल्के हल्के पत्थर को चेक करते हुए, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको रास्ता मालूम नहीं है, पर धीरे 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 एक एक स्टेप से रास्ता आप फील करके चल रहे हैं। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हम कर ही सकते हैं। यही है कि आप फेल हो जाएं, उठे, अपने आप को झाड़ें और फिर चल पड़े। तब तक, जब तक आप वो करते रहेंगे, आप फेल नहीं हुए। बहुत बढ़िया। प्रांजलि जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप यहां पहुंच गई हैं, स्टार्टअप, अब बहुत लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती हैं आप। तो सबसे पहले जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, आपने कई ऐसी महिलाओं को खुद के साथ जोड़ा होगा, आपने उनको प्रेरणा दी होगी आत्मनिर्भर बनने की। अब जो रिएक्शन आते हैं सोसाइटी के, वो कैसे आते हैं? अब तो काफी कुछ बदल गया है और जहां से रिएक्शन आते हैं, बहुत अच्छे रिएक्शन आते हैं, सबके बहुत अच्छे रिएक्शन आते हैं, घर से, सोसाइटी से, प्रोफेशनल सर्कल से, हर जगह से। क्योंकि एक बार जैसे मैम ने कहा कि आप जब एक बार कर लेते हो चीजें और लोगों को दिख जाता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, तो उसके बाद लोग भी उसको समझने लगते हैं और आपके साथ चल पड़ते हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुश जिससे मैं खुश होती हूँ वो ये है कि हाँ, हम एज ए स्टार्टअप हम एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पूल क्रिएट कर रहे हैं जो काफी बड़ा है। और एम्प्लॉयमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा है जिंदगी में, ताकि आप अपने बेसिक्स को ठीक कर सके। उसके साथ साथ जिससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो ये है कि आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे सोसाइटी के हर स्ट्राटा में आप एम्प्लॉयमेंट दे सको। जैसे कि हमारे काम में जो औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उनको एक ऐप मिल जाता है जिससे वो अपना काम कर सकती है। वो ऐप आपको सिखा रही है कैसे काम करना है, आत्मनिर्भर बना रही है ना। और स्किल तो दे ही रही है और साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है और आपको नॉलेज भी दे रही है। तो आप घर घर जाते हो और आपको फील होता है और आप ये महसूस करते हो कि मैं कुछ, जहां मैं थी वहां से मैं ऊपर उठ गई हूँ, तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। अब उस चीज से मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है क्योंकि हमने लगभग 4000 ऐसी महिलाएं हैं जो आशा, ANM या फिर सोशल वर्क करती है, जो पहले पेन और नोटबुक लेके घूमते थे और डेटा कलेक्ट करते थे। आज उनके पास ये पावर है कि वो ऐप का इस्तेमाल करके एक दूसरी औरत को बता सकती है कि शायद आपको इस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब रूढ़िवादी सोच के साथ आपने तकनीक को टकराया, जो कलम ना पकड़ती थी उन्हें अब आपने ऐप पकड़ाया। बहुत बढ़िया। मतलब कामयाबी की आप जो है वो नई मिसाल आपने कायम की है। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम, वाकई आप प्रेरणा हैं
बहुत सी ऐसी महिलाओं के लिए जो स्वावलंबी बनना चाहती हैं। Right. प्रियंका जी आप बताइए, क्योंकि आपने तो खुद ही कह दिया कि हमसे आके मिल, हम देंगे नई स्किल। तो वो जो आपने स्किल दी है, तो अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि अब रिएक्शन क्या है, क्योंकि आपने तो रिएक्शन पहले ही बता दिया कि समाज में आप कितना बदलाव लेकर आते हो। लेकिन आज आप जहां पर हो, वहां पर जब आप एक महिला को अपने इस कार्य में जोड़ती हैं, जब आप उसे स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देती हैं, जब आप उसे बताती हैं कि वो अब एक स्किल्ड जो है वो काम कर सकती है, तो महिलाओं का रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नहीं जानते किसी की क्या प्रॉब्लम है, वो महिला क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, बस सिर्फ एक जुनून होता है कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। ऐसे में जब आप उन्हें जोड़ते हैं तो वो कितना सेफ महसूस करती हैं, कितना सिक्योर महसूस करती हैं अपनी जिंदगी को लेकर, अपने सपनों को लेकर? मैं ये बोलना चाहूंगी कि पूरे करियर से लेकर पर्सनल लाइफ से लेकर एक ना कम्युनिटी की फीलिंग आती है, एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं ना गिव एंड टेक। आज आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, द पर्सन इज स्टैंडिंग बाय यू। कभी भी आपको लगता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैं कैसे और औरतों की मदद कर सकती हूँ। अब मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझे रोल मॉडल की तरह देखते हैं। एंड स्पेशली मैं एक छोटा शहर तो नहीं बोलूंगी, यूपी में तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है कानपुर, मैं वहां को बिलोंग करती हूँ। बट जितना कानपुर ने तरक्की करी उतना ही औरतों ने घर संभाला है। बिल्कुल। तो जब आप औरतों को ये समझाते हो कि तुमने बच्चा पैदा किया और उसकी वजह से तुम अपना करियर में पीछे हो गई, उनको बहुत लोग ये बात बोलते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, मैनेजिंग अ चाइल्ड इज अ प्रोजेक्ट। बच्चा एक प्रोजेक्ट है, आपका बच्चा कल को आपकी अपब्रिंगिंग का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। वो ये दिखाएगा मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया। आज जब एक औरत काम करती है, एक माँ काम करती है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि माँ बच्चे को ये दिखा रही है कि औरतों की इज्जत करो। औरतें कितना कुछ कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, ऑफिस भी जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। आप फादर को देखते हो एज अ ब्रेड अर्नर, तो आपका बच्चा आपको ब्रेड अर्नर की तरह देखना शुरू कर देता है कि मेरे को भी पाला मेरी माँ ने, और आगे से घर भी चलाया और अपने करियर एस्पिरेशंस भी पूरे करे, जो कि बहुत अच्छा लगता है। मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हमारी कंपनी में जब इतनी माएँ बनी और इतनी अब बनने वाली हैं, तो हमारा एक तरीका है कि हम उनको थेरेपेटिक बड़ा फील कराते हैं कि उनकी थेरेपी चल रही है, तो हम उनको थोड़ा बैक सीट दे देते हैं। और हमने एक एनवायरनमेंट बनाया है जिसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव वर्किंग। तो जितने भी लोग जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी न्यू बॉर्न को संभालने वाली नहीं है, उनके साथ हम एक टीम बना देते हैं जो यंग टेक्नोलॉजी वाले क्लाइंट्स फेसिंग रोल्स, प्रेशर वाले रोल्स हम उन लेडीज को नहीं देते। उनको हम वो रोल देते हैं जहां पे वो शांति से, इत्मीनान से सुंदर कहानियां स्टार्टअप्स की, वो उनके बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या लिख सकती हैं, वो लिखें और उस आवाज को आगे पहुंचाएं। तो हमारा सारा काम सोसाइटी से शुरू होता है, सोशल इम्पैक्ट की तरफ जाता है, और एक कम्युनिटी बन गया। जैसे दिवाली का समय है, फेस्टिव सीजन है, सबका फेस्टिवल है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि कैसे मैं सर्वाइव करती हूँ, क्योंकि इतने बिजनेसेस की सक्सेस में हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम भी एक पार्ट हैं उनकी सक्सेस का। तो मेरे ख्याल से द की टू एवरीथिंग डेलीगेशन। डेलीगेशन एक चीज है जो हम सबको सीखनी चाहिए। बिल्कुल। डेलीगेशन ऐसी चीज है जो जब एक औरत डेलीगेट करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना डेस्क का काम किसी और पे थोप रही है या मर रही है, नहीं। डेलीगेशन इज बिल्डिंग कम्युनिटी। बिल्कुल। आज आपके घर में परिवार में दिक्कत है तो मैं आपकी डेस्क संभाल रही हूँ, कल को मेरे परिवार में दिक्कत होगी तो आप मेरे लिए खड़े हो। ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। बिल्कुल। तो महिला ही आज जब महिला का साथ दे रही है, हाथ थाम रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि तुमसे बाहर के काम कहाँ होंगे, घरों में ही रहो, घर जैसे आराम कहाँ होंगे। तुम हंसती हो जमाने को इस बात पर, तब और समाज को आईना बदल कर दिखाती हो। हे नारी, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। जो कहते हैं लड़कियां उलझ जाती हैं गणित के सवालों में, तब तुम शकुंतला देवी बन जाती हो। जो कहते हैं तुमसे कि नहीं लड़ सकती हो तुम दुश्मनों से, तब तुम झांसी की रानी बन जाती हो। जो कहते हैं तुमसे बैट और बल्ला तुम्हारे कहां खेल हैं, उनके सामने तुम मिताली राज नजर आती हो। जो कहते हैं कि जमीन पर रहो, ज्यादा उड़ने के ख्वाब मत देखो, तुम उनके सामने गुंजन सक्सेना बन जाती हो। हे नारी, तुम हर किरदार सफलता के साथ निभाती हो और हर किरदार में सफल नजर आती हो।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद है नारी शक्ति और इनके कई सवाल हैं जो ये पूछना चाहती हैं हमारे आज के खास मेहमान से। तो आपके जो भी सवाल हैं आप उनसे पूछिए। जी। मेरा नाम चेतना है, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम रामजस कॉलेज। मेरा क्वेश्चन प्रियंका जी से है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इम्पोर्टेंट है फॉर यंगर वुमेन। बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बैकबोन है। वो तो किसी घर की भी बैकबोन है, किसी स्त्री की भी बैकबोन है, आपके बच्चे की भी बैकबोन है। और मैं ये बोलूंगी कि कोविड ने हम सबको सिखाया है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत लॉसेस हुए, ब्रेड अर्नर्स के भी लॉसेस हुए। काफी लड़कियों ने अपने आप को बहुत सफोकेटेड फील करा है, जहां पे उनको लगता है कि अब मैं कैसे कमाऊंगी, मेरे खर्चे, मेरे EMI कौन पे करेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे जरूरी लाइफ बैलेंस करना है लड़कियों के लिए, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको एक पहचान सिर्फ आपके माता पिता के घर में नहीं देती, वो आपको एक आपके शादी के बाद आपके ससुराल में भी देती है। आज 2 रुपए कमाओगे, घर लेकर आओगे, तो जो इज्जत कमाओगे वो आपके जाने के बाद भी हमेशा वही रहेगी। मैम, मैं 15 साल हो गए यहाँ पे दिल्ली से, मैं छोटे से शहर बिहार से हूँ और 15 सालों से यहाँ पे मैं अपना घर चला रही हूँ, बट अब तक मुझे कोई मुकाम नहीं मिला। तो आप मुझे प्लीज बताएं, वो कीज बताएं मेरे लिए। एक तो मुझे ना इस मुकाम शब्द का अर्थ नहीं पता, क्योंकि आपको आपकी जिंदगी में कुछ गोल हो सकते हैं। जी, जब आपने बहुत ऊंचे गोल कर दिए तो आपको हो सकता है जिंदगी भर ना मिले। आपने लो करे तो उसके करने के बाद और भी मुकाम वो खसक जाता है गोल। तो आप एक तो मैं बिलीव करती हूं कि मेहनत करना जरूरी है, अपने लिए मुकाम रखना जरूरी है, पर इस मिनट इस दिन खुश होना भी जरूरी है। हमारा जो एक सेटिस्फैक्शन है, मुकाम हम क्यों ढूंढते हैं कि भाई वो पहुंच के हम फिर खुश हो जाएंगे, पर खुशी तो एक, जब तक कि कोई आपको बहुत तकलीफ नहीं दे रहा हो फिजिकल, तो खुशी तो एक मेंटल स्टेट भी होता है ना। तो आई थिंक आप मेहनत करते खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए और मेहनत करते रहिए। धीरे 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 जो चीज आपको सामने दिखती थी वो नजर आ जाएगी, पास आ जाएगी, और फिर आप देखेंगे कि आपके पीछे है। तरीका यही है कि दिन रोज एक कदम आगे बढ़ें, रोज एक कदम आगे बढ़ें, खुश रहें, चारों तरफ देखें, दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसको अपने मन में लें और चलते रहें। भगवान बुद्ध हैं, वो अपना हर प्रवचन ये चरैवेति से, मतलब चलते रहो, ये ही एक चीज है जीवन में, कभी रुकना नहीं चाहिए। जी। Hello to all. You just told us that you are from a medical background. So, ma'am, when I was at my young age, I thought being a doctor will be my ultimate goal. So now, as I'm in my last stages in becoming a doctor, now I am being more deviated towards that. What is next? What will be my next step? And I am more interested in doing social work in menstrual hygiene and PCODs is a very common disease, as you know. So now I am thinking about what should I do next. Should I start an app? Should I go for starting up an NGO? So how to choose a path after that? मैं आपके स्टेज पे थी तो मैं आपके डिलेमा और चॉइसेस को समझ सकती हूँ। आपका क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट, क्या करे आगे, जिससे मुझे ये समझ आए कि इससे मुझे लाइफ में मीनिंग मिल रहा है। अल्टीमेटली हम सब अपना पैशन ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहे हैं। करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ये सवाल है दिमाग में और आप कुछ आंसर्स के साथ रेडी भी हो, आप ये सोच रहे हो कि ऑप्शन ए है मैं एक एनजीओ स्टार्ट करूं या ऑप्शन बी है मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करूं और ऐप बनाऊं,
तो आपको ये अब आगे डीपर सवाल पूछने हैं खुद से और लोगों से डिस्कस करना है कि ऐसा क्या मैं अगले, कुछ भी आप बिल्ड करोगे ना तो कम से कम 3-4 साल लगेंगे, तो क्या मैं उस 3-4 साल के डेडिकेशन और हार्डवर्क के लिए रेडी हूं, है ना। और उसकी उस हार्डवर्क में जो एवरीडे आपका आपका जो एफर्ट है, क्या मैं उसके लिए रेडी हूं कि उसकी मुश्किलों में, हाइज और लोज में मैं झुकूंगी नहीं, मैं इसको करती रहूंगी। अब वो जो जर्नी है ना, उसमें आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि आप किस में खुश रहोगे, ठीक है। तो उससे आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हो। अगर आप मुझसे एडवाइस मांग रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं एक सवाल आपसे ये पूछूंगी कि आपको ये खुद को क्लियर करना है कि आप किसके लिए करना चाहते हो, क्योंकि एक साथ आप बहुत सारे लोगों के लिए नहीं कर सकते, है ना। एक सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप करोगे। तो अगर आप जैसे लो इनकम स्ट्राटा कम्युनिटी की तरफ जाना चाहते हो, तो आप ऐप बनाकर एनजीओ भी बना सकते हो, जो मेरे पहले वाले स्टार्टअप में मैंने किया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जितनी महिलाएं हो, क्योंकि आपने पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात की, तो अगर आपको स्ट्राटा या ये इनकम ग्रुप नहीं देखना है, तो आप फॉर प्रॉफिट की तरफ जाइए, ठीक है, ताकि आपको रिसोर्सेज उस तरह से मिले। तो इतना मैं आपसे अभी कह सकती हूँ। जी मैम। हेलो, मेरा नाम मोहिनी है एंड मैं रिक्रूटमेंट फील्ड से हूँ। मैम, मेरा सवाल प्रियंका मैम से है। एक्चुअली मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है, सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपकी कंपनी किस तरह से किसी स्टार्टअप में हेल्प करती है। सो एक्चुअली इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे को आपका स्टार्टअप आइडिया भी डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ डिटेल में। लाइक फंड रेजिंग भी आप करवाते हैं या और भी अदर आइडियाज लाइक मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स? आई नो आजकल स्टार्टअप और फंड रेजिंग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और मतलब हम सबके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है दैट इज गॉन लाइव। बट कुछ भी बोलने के लिए ना मेरे को आपसे समझना पड़ेगा कि आपका आइडिया क्या है। और बट आप एचआर फील्ड से हो तो मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि एचआर इज अ वेरी गुड फील्ड टू बी इन एंड रिक्रूटमेंट सैचुरेट नहीं होगी। बट आपको ये देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब जो एग्जिस्टिंग एप्स हैं, एग्जिस्टिंग वेज ऑफ हायरिंग जो कॉर्पोरेट्स करते हैं, और आप कहाँ फोकस करना चाहते हो, आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, क्योंकि फंड रेजिंग के लिए आजकल इन्वेस्टर्स रेवेन्यू मॉडल इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि आपका रेवेन्यू कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से आएगा जिनके स्टूडेंट्स को आप अपनी ऐप पे प्लेस कर रहे हो, अगर आप ऐप बना रहे हो तो, और या आप स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट पे रेवेन्यू को चार्ज करोगे। मैम, मेरा नाम कनिष्का है और मैं पत्रकारिता की छात्रा हूँ खालसा कॉलेज से। मैम, मेरा प्रियंका मैम आपसे ये सवाल है कि पत्रकारिता की जो छात्राएं हैं या उसके जो विद्यार्थी हैं, उनका कैसा करियर है, या आपकी तरफ से उनको क्या इंस्पिरेशनल या क्या आप बताना चाहेंगी कि उसमें वो फोकस करे ताकि उनका उज्जवल भविष्य इस राह में बन पाए। इससे संबंधित मैं थोड़ा इस पे मैं चाहूंगी आप कुछ प्रकाश डालें। मुझे लग रहा है सबको आपकी जरूरत है। मुझे लग रहा है आप लोग ने ही न्यूज दी है और आपने डेटा दिया है कि इंडिया इज रैंकिंग नंबर 3 इन द स्टार्टअप वर्ल्ड। आप मुझे बताओ, स्टार्टअप जो कि एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्टर्स हैं, जो क्योंकि पत्रकारिता भी एक ऐसी राह है जहाँ पे फीमेल्स को कम देखा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी एकमात्र राह है जिसमें कभी भी हमें किसी भी समय को नहीं देखते हुए रात में, दिन में खबर कभी भी आ सकती है और महिला को तत्पर होकर उसका देना पड़ेगा लोगों को जानकारी। तो मैं इतनी खुश हूं आपने ये बोला कि देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, और मैं इतनी खुश हूं आपने ये बोला समय अनुसार नहीं होता है। तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि पत्रकारी सबको आपकी जरूरत है। अच्छी कहानी, जब भी कोई भी कहानी बनाओ ना, उसको हमेशा फैक्ट से बैक करो, सिर्फ इसलिए कि वो कहानी ट्रेंड हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी आपको मूनलाइटिंग का। मूनलाइटिंग हर जगह ट्रेंडिंग था, गलत है, सही है, वो है। बहुत कंपनियां अलग सोचती हैं, हमेशा खुलकर सोचो। स्विगी ने क्या किया, मूनलाइटिंग को लीगल कर दिया, ठीक है। विप्रो ने क्या किया, मूनलाइटिंग में 300 फायरिंग कर दी। हर एक का अपना सोच है, हर एक की इंडस्ट्री अलग है। तो मुझे लगता है जर्नलिज्म में भी कुछ हटकर सोचो। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी एक चीज
जब ठान लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। थैंक यू, इसलिए थैंक यू। अपनी उड़ान हमेशा इतनी ऊंची भरिए कि जब आपकी पहचान बन जाए तो लोग आपको सलामी भरें। इसलिए नहीं कि आपने पहचान ऊंची बनाई है या फिर आप एक लड़की हैं या महिला हैं, इसलिए कि आपकी उड़ान के आगे किसी और की उड़ान फीकी पड़ गई। तो अपनी उड़ान Thank ऐसी you, बनाइए। तो मैम, क्योंकि दिवाली का मौसम है, त्योहारी मौसम है, तो एक जाने से पहले, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जिंदगी खूबसूरत है, तो जिंदगी जो खूबसूरत है वो आपने बनाई है। आपने किसी की जिंदगी सवारी है, आपने ही उसकी जिंदगी बनाई है। लेकिन आज सवाल सिर्फ जिंदगी बनाने का नहीं या एक मैसेज का नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल जिससे आप अक्सर डील करती होंगी। एंटरप्रेन्योर बनना आसान नहीं है, अपने आप को साबित करना आसान नहीं है, लेकिन साबित करने के बाद अपने आप को कई बार साबित करना पड़ता है। कंपनी को देखना होता है, घर परिवार को देखना होता है। चलिए वो तो हो गई 2 बार अपनी लाइफ को मैनेज करने वाली बात, लेकिन फिर जब त्योहार आ जाते हैं तो बहुत से लोगों की उम्मीदें हो जाती हैं आपसे। तो ऐसे में उनकी उम्मीद भी पूरी रखना और खुद के स्केड्यूल को ना बदलना, उस पे भी टिके रहना, कैसे मैनेज करती हैं आप? जाने से पहले इसी पर एक संदेश। देखिए, त्योहार में सबके स्केड्यूल बदलते हैं, आपका भी बदलेगा जी। दूसरी बात है कि हम अपने आप पे बहुत ज्यादा अपने आप से डिमांड ना करें। जितना आप कर सकते हैं करिए। हर किसी की एक्सपेक्टेशन तो आप कभी पूरी नहीं कर सकते। अगर आप ये उम्मीद रखेंगे कि कोई आपसे डिसअपॉइंट ना हो, आप सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाए, वो आप नहीं कर पाएंगे। पर खुशी का माहौल है, आप जितना जिसके लिए कर सकते हैं करिए और खुशी से करिए और खुश रहिए। सबसे जरूरी है कि सब खुश हों, आप भी खुश हों। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि क्या होता है कि हम कई लोगों को ना नहीं कर पाते और उस चक्कर में हम खुद परेशान हो जाते हैं। मैनेजमेंट कितना जरूरी है, कैसे करती है मैनेज? मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि आप अगर अपना टाइम और अपनी प्रायोरिटीज़ मैनेज नहीं कर रहे हो तो बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, ज़िंदगी अच्छी है और वहाँ पे कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब आपको कुछ करने का मन नहीं करता। तो त्योहार में ऐसा हो सकता है कि आपको त्योहार मनाने का भी मन थोड़ा कम हो या फिर आपकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन फिर भी आपको मैनेज करना है सब कुछ, क्योंकि घर है, बिजनेस है, आपके दोस्त है, एक सोसाइटी है जहां आप रह रहे हो। फिर भी मैं ये कहूंगी कि मैनेजमेंट में एक चीज है जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं उसको एक टूल बोलती हूँ, CCOL, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ लाइफ। सबसे बीच में आप हो और आपके चारों तरफ आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है और एक एनवायरनमेंट के साथ आपका इंटरेक्शन है। उसको बैलेंस करने के लिए आप अपनी प्रायोरिटीज छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के दिन में मेरे लिए क्या करना है हर सर्कल में, और उसको आप कर लो। एक एक दिन से ही आपकी जिंदगी में आप वो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, चाहे त्योहार हो या ना हो, इन रेगुलर लाइफ। तो यही बहुत बढ़िया। तो मैम, टीवी के उस पार बैठी जो महिलाएं हैं वो आपसे जानना चाहती हैं एक ऐसा स्किल जिससे ना टूटे किसी का दिल और त्योहार में हम मैनेज कर लें सब कुछ और सबसे एक बार मिल भी लें और खुश भी हो लें। तो क्या है वो स्किल? बेटर प्लानिंग है, और मैं बोलूँगी कि मैं तो ऐसी फील्ड से हूँ, PR मीडिया से, जिसमें कि त्योहार का हम सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मिलते रहो, रिलेशंस बनाते रहो, और जितने रिलेशंस बनाओगे, जितनी दूसरों की कहानियां समझोगे, जितना देखोगे कि वो कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें मिल बांट करोगे, उतना ही ज्यादा त्योहार के और मजे लूटोगे। तो जोत से जोत जलाते हुए चलो, अपने सारे गमों और दुखों को भुलाते हुए चलो, डर को खत्म करके सफलता के लिए एक नया दीप जलाते हुए चलो। राह में आए कितनी भी मुश्किलें, रुकिए मत, क्योंकि सर्व तरफ रोशनी फैलाते चलो। आप एक दीप जलाते चलो। जाने से पहले संसद टीवी की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। उधर आ
आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली।